Good afternoon, everyone. Today, the topic of my presentation is one of the schools of psychology, that is psychoanalysis. And the concept that I'll be covering in this presentations are psychoanalysis, its meaning, Freud's concept on its basic urges, elements of personality, levels of consciousness, ego defense mechanisms, treatment, free association and dream analysis, Freudian's Adler's individual psychology, Carl Jung's analytical psychology, Neo-Freudians and psychoanalysis in counseling. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइकोएनालिसिस क्या होता है. साइकोएनालिसिस एक सेट ऑफ थ्योरीज और थेरेपीज़ है जो कि डील करते हैं अनकॉन्शियस माइंड से और ये मिलकर बनाते हैं एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स. साइकोएनालिसिस एक टाइप की थेरेपी है जिसमें हमारा एम होता है कि जो पेशेंट है उसके जितने भी रिप्रेस्ड इमोशंस हैं या जितना भी उसको ट्रॉमा है उसको रिलीज़ किया जाए जिससे कि वो हीलिंग या कैथारसिस की ओर जा सकता है पेशेंट. दूसरे शब्दों में कहें तो गोल होता है साइकोएनालिसिस का जो भी हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में एग्जिस्ट करता है उसको कॉन्शियसनेस के लेवल तक लेकर आना. ये सब किया जाता है मेथड से कि जिसमें पेशेंट से बातचीत की जाती है, उसकी लाइफ में क्या उसके लिए मैटर करता है वो सब और उसके क्या ड्रीम्स हैं, क्या थिंग्स उसकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकर उन पर वर्क करके एनालाइज किया जाता है. तो साइको एनालिसिस एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी है क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. ये थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी है और ये थेरेपी की तरह भी यूज़ किया जाता है टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स. जो इस थ्योरी का डेवलप करने का क्रेडिट दिया जाता है फ्रॉइड को, सिगमंड फ्रॉइड 1856 में फ्राइबर्ग मोराविया में उनका जन्म हुआ था और वो अब चेक रिपब्लिक में आता है. लगभग 4 साल की उम्र में वो अपनी फैमिली के साथ वियना ऑस्ट्रिया में मूव कर गए थे जहाँ पे उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन और अडल्ट लाइफ बिताई. वे न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते थे इसीलिए उन्होंने एक मेडिकल स्कूल में एंटर किया और मेडिकल डिग्री अर्न करी 1881 में. अपनी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही उन्होंने एक छोटी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करी जिसमें वो ट्रीट करने लगे ऐसे पेशेंट्स को जिन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे. 1896 में उन्होंने कॉइन किया टर्म साइकोएनालिसिस और वो फादर ऑफ साइकोएनालिसिस के नाम से भी जाने जाते हैं. अपने वर्क के दौरान, अपने प्रैक्टिस के दौरान एक इंसिडेंट ने उनका ध्यान आकर्षित किया. ये इंसिडेंट था उनके एक कलीग जो डॉक्टर थे, उनका अपने पेशेंट के साथ एक एक्सपीरियंस. ये जो डॉक्टर थे इनका नाम था डॉक्टर जोसेफ ब्रायर और ये पेशेंट थी एना ओ जिनका रियल नाम था बर्था पैपनहाइम. अब क्या हुआ कि जो डॉक्टर जोसेफ ब्रायर थे उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था कि एना ओ कुछ फिज़िकल सिम्टम्स से सफ़र कर रही थी मगर उन फिज़िकल सिम्टम्स का कोई भी फिज़िकल कॉज नहीं देखने को मिल रहा था. तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया उनके ट्रीटमेंट के दौरान कि जब उन्होंने एना ओ को उनकी कुछ पास की ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ को रिकवर करने में हेल्प की तो उनके जो कि उन्होंने रिप्रेस कर दी थी ट्रॉमेटिक मेमोरीज़, तो उनके जितने भी वो फिज़िकल सिम्टम्स बता रही थी वो सारे के सारे उनको छुटकारा मिल गया उनसे. इस इंसिडेंट ने फ्रॉइड का इंटरेस्ट जगाया अनकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट में और तेज़ी लाई उनकी जितनी भी अब तक की इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज़ हैं जो हम पढ़ते हैं उनके डेवलपमेंट में. उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे जिन्हें मैं डिटेल से हम जानेंगे इस प्रेजेंटेशन में. सबसे पहले उन्होंने कहा था लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, फिर उन्होंने स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी बताई थी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन किए थे और साइकोएनालिसिस का ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ किया जाता है, थेरेपी में कैसे यूज़ किया जाता है. सबसे पहला उन्होंने जो कॉन्शियसनेस या जो हमारा माइंड है उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया था जिसे कि स्ट्रक्चरल और टोपोग्राफिकल मॉडल भी कहा जाता है. ओके, इसमें उन्होंने जो हमारा माइंड है इसे 3 लेयर्स और रीजन्स में डिवाइड किया था. इस मॉडल को हम इजीली समझ सकते हैं आइसबर्ग का जो मॉडल होता है उससे. उन्होंने आइसबर्ग को एक मेटाफर की तरह यूज़ किया. आइसबर्ग का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जो हमें पानी के ऊपर विजिबल होता है इजीली और ये सबसे छोटा हिस्सा भी है, इसे उन्होंने कहा कि ये सिमिलर है हमारे माइंड के कॉन्शियस रीजन से. इस रीजन में वो मेमोरीज एग्जिस्ट करती है हमारी जिनसे हम करंट स्टेट में अवेयर हैं.
जो सेकेंड उन्होंने रीजन कहा, प्री कॉन्शियस, जिसे कभी कभी सब कॉन्शियस भी कहा जाता है, जो कि इमीडिएटली पानी के नीचे है, लेवल के नीचे। उन्होंने कहा कि ये वो रीजन है जहाँ पर हमारी मेमोरीज़, ऐसी मेमोरीज़ रहती हैं जो अभी उनके बारे में हम नहीं कॉन्शियस हैं, अवेयर नहीं है, सोच नहीं रहे उनके बारे में, बट नीड पड़ने पर हम उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकल पॉलिटिक्स के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन, किसी सब्जेक्ट के बारे में आपकी नॉलेज, या आपका कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब आपको अभी आप उसके बारे में हो सकता है अवेयर ना हो, पर ज़रूरत पड़ने पर आप इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं। और जो उन्होंने थर्ड रीजन बताया, वो सबसे बड़ा रीजन जो आइसबर्ग का सबसे डीपेस्ट लेवल में भी है वाटर के, और ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है, ये होता है अनकॉन्शियस। उनका कहना था कि जो अनकॉन्शियस है ये हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं होता है। अगर यहाँ कोई मेमोरी स्टोर्ड है तो हम इसके बारे में अवेयर भी नहीं होते हैं और हम इसको रिट्रीव भी नहीं कर सकते हैं। अनकॉन्शियस डीपेस्ट लेवल में होता है हमारे माइंड का, और इसमें हमारे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स और डिज़ायर रहते हैं, जैसे कि कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, कोई पेनफुल मेमोरी, कोई बहुत ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस रहा हो, या मेरी अनफुलफिल्ड विशेज़, वो सारे इस रीजन में रहती हैं। उनकी कुछ अजम्पशंस थी इस थ्योरी के रिगार्डिंग। उनका ये मानना था कि जो अनकॉन्शियस फैक्टर होता है वो मोटिवेट करता है हमारे बिहेवियर को। जितने भी एक्सपीरियंसेस चाइल्ड के अर्ली फर्स्ट 6 इयर्स ऑफ लाइफ है, वो उसकी जो आगे जाकर पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी उनको अफेक्ट करेगा, इसीलिए उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अनकॉन्शियस जो मोटिव्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सेंट्रल होते हैं हमारे पर्सनालिटी के, और जितनी भी अडल्टहुड में पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं एक इंडिविजुअल में, उनकी रूट्स हमेशा जो अर्ली चाइल्डहुड में रिप्रेस्ड या अनरिजॉल्व ट्रॉमा या कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें पाई जाएंगी। अब जो आइसबर्ग का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आइसबर्ग फ्लोट करता है ओशन में, और ओशन का जो करंट है वो एक फोर्स है जो आइसबर्ग किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिक्टेट करेगा। सिमिलरली हमारे बिहेवियर को किस डायरेक्शन में ले जाया जाएगा वो कौन सा फोर्स डिक्टेट करता है, वो इनविजिबल फोर्स जो उन्होंने बताया था, उन्होंने उसे कहा लिबिडो। और अकॉर्डिंग टू हिम जितना भी हमारा बिहेवियर है, जितने भी हमारे ड्राइव्स एंड इंस्टिंक्ट हैं, और जितनी भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, वो सारी की सारी इसी फोर्स की वजह से होती हैं। इस फोर्स को उन्होंने एक नाम दिया, इस एनर्जी को, जिसे उन्होंने कहा लिबिडो, जो कि लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मीनिंग है आई डिज़ायर। उनका मानना था ये लिबिडो होता है सेक्स ड्राइव, जो कि जितनी भी हमारी मोटिवेशन है लाइफ में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाद में उन्होंने एक और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मॉडल दिया माइंड का, जो उनके प्रीवियस के जो कॉन्सेप्ट्स थे अनकॉन्शियस या कॉन्शियसनेस को लेकर, उसके साथ को एग्जिस्ट कर सकता था। ये जो दूसरा मॉडल उन्होंने दिया माइंड का, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इसे फंक्शनल और डायनामिक मॉडल भी कहते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने में ईजी होता है ये मॉडल। तो उन्होंने यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स दिए थे, द इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सबसे पहला जो उन्होंने कंपोनेंट दिया था वो था इड, जिसे उन्होंने बायोलॉजिकल कंपोनेंट कहा। ये हमारे अनकॉन्शियस में ऑपरेट करता है। ये जो लेवल है ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टिंक्ट्स और जो हमारे बायोलॉजिकल या प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स है उनसे डिराइव्ड होता है। उन्होंने कहा कि 2 ऐसे फैक्टर्स होते हैं प्रिमिटिव जो मिल करके इड बनाते हैं। ये होते हैं एरोस एंड द थैनाटोस। एरोस वो इंस्टिंक्ट है जो कि हमें जितनी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंगेज करेगा, और थैनाटोस डेथ इंस्टिंक्ट होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में, अग्रेसिव बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर में हमें मोटिवेट करेगा। अब जो इड होता है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल यानी अभी के अभी नीड्स का ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अब इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है, छोटे बच्चे ने अभी कुछ भी नहीं सीखा, न्यूबॉर्न बेबी ने अपने लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस, तो उसके जितने भी बिहेवियर हैं, अगर वो रो रहा है भूख लगने पर, प्यास लगने पर या डिस्कम्फर्ट होने पर, वो सारे के सारे इड से ही ड्रिवन बिहेवियर है। अगर हम, और जो इड होता है ये कोई भी सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, क्या मोरालिटी होती है, क्या एटिकेट्स होते हैं, ये कोई भी फॉलो नहीं करेगा। जो बच्चा होता है अगर उसे हम एक लाइब्रेरी में प्लेस कर दें तो, और उसे भूख लगती है या डिस्कम्फर्ट होता है, वो रोना शुरू करेगा उसी वक्त, वो वेट नहीं करेगा और उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइब्रेरी के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है कि साइलेंस मेंटेन करना है। इस तरह से इट काम करता है।
नेक्स्ट जो उन्होंने कंपोनेंट दिया था ये होता है ईगो, और ये साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। ईगो डेवलप होना स्टार्ट होता है जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, वो रियलिटी से रिलेट कर पाता है, चीज़ें सीखता है, तो ईगो भी उसके साथ साथ डेवलप होना शुरू करता है। तो जो ईगो होता है वो इड की नीड्स को पूरा करता है, मगर एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में, ठीक है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और ये चेक रखता है इड पर। सुपर ईगो थर्ड उन्होंने कंपोनेंट दिया था, ये सोशल कंपोनेंट है। ये वो पोर्शन है माइंड का जहाँ पर हमारी मोरालिटी, हमारे हायर प्रिंसिपल, ये सब रिजाइड करते हैं। ये हमें बताते हैं, ये सेंस देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। और जो सुपर ईगो ये दो टाइप की होती है, एक होता है कॉन्साइंस और दूसरा होता है ईगो आइडियल। कॉन्साइंस हमें कहता है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गलत है, और ईगो आइडियल कहता है आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि ये सही है। इन तीनों को समझने के लिए दो एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, जिनसे आपको और क्लियरली ये समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर ह्यूमन बॉडी को एक व्हीकल माना जाए तो उस व्हीकल को जो एनर्जी देने वाला इंजन की तरह एक्ट करेगा वो होगा आपका इड। उस व्हीकल को एक सेफ कोर्स में स्टीयर करेगा जो ड्राइवर, उसकी तरह एक्ट करेगा ईगो। और उस व्हीकल को जो रूल्स बताएगा ट्रैफिक के, सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक लाइट की तरह जो एक्ट करेगा वो होगा आपका सुपर ईगो। इसका एक और एग्जांपल है, अगर मेरा सपोज एग्ज़ाम आ रहा है और मैं अपने सिलेबस को देखकर बोर हो गई हूँ, तो इड मुझे कहेगा कि पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पार्टी करो, रिलैक्स करो। और जो सुपर ईगो होगा वो मुझे कहेगा कि कंटिन्यूसली आपको पढ़ना चाहिए और ब्रेक भी नहीं लेना है। बट जो ईगो होगा वो एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी मेरे लिए बनाएगा, जो कि वो बोलेगा कि आप एक टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए जिसमें आपको इनफ ब्रेक। जो कॉन्सेप्ट है ये है डिफेंस मैकेनिज्म्स का। डिफेंस मैकेनिज्म्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले फ्रॉइड ने दिया था, बट ये फर्दर एलाबोरेट उनकी डॉटर एना फ्रॉइड ने अपनी बुक द ईगो एंड मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस 1936 में दिया था। डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, जो हमने अर्लियर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ईगो, इड और सुपर ईगो के, ये तीनों के तीनों कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनके जो प्राइमरी गोल्स हैं लाइफ में वो बहुत डिफरेंट हैं। कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो पर्सन है उसे बहुत एंजाइटी होने लगती है। उस पर्सन को इस एंजाइटी से बचाने के लिए जो ईगो होता है वो इंडल्ज करता है कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स में। इसको और ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो हम अपनी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं ताकि हमें एंजाइटी कम हो सके। एना फ्रॉइड ने इसे ऐसे डिफाइन किया था कि अनकॉन्शियस रिसोर्सेज जो यूज़ करता है ईगो अल्टीमेटली जो एंजाइटी है उसे कम करने के लिए, तो वो होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहला जो टाइप है ये होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन में हम क्या होता है कि रिप्रेशन में अपने जो थ्रेटनिंग थॉट्स होते हैं पर्सन, उनको अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर पुश कर देता है। ओके, ये थ्रेटनिंग जो थॉट्स होते हैं, आर.डी. लाइंग ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि हम भूल जाते हैं ट्रॉमेटिक कोई इवेंट को और फिर हम उसके बारे में भूल जाते हैं कि हम क्या भूले थे सबसे पहले। मगर ये ट्रॉमेटिक इवेंट अनकॉन्शियस से भी इमर्ज करने की, जैसे लावा होता है ऐसे इरप्ट करने की कोशिश करता है, जैसे कि एक्सीडेंट, स्लिप ऑफ टंग या न्यूरोटिक सिम्टम्स के फॉर्म में। नेक्स्ट है डिनायल। ये इस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो पर्सन होता है ब्लॉक कर देता है उसका ईगो उसकी अपसेटिंग मेमोरीज को, तो वो रियलिटी को ही एक्सेप्ट करने से इनकार करने लगता है। सपोज अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है, ड्रग अब्यूज़ करता है या ड्रिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, तो जब उसे कॉन्फ्रंट किया जाएगा तो वो डिनाई करेगा रियलिटी को। नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इंडिविजुअल अपनी इम्पल्स को सेटिस्फाई करेगा किसी सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट पर एक सोशली अनएक्सेप्टेबल वे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी टीचर से या किसी मेरे बॉस से डांट पड़ती है, अब मैं उस पर अपना एंगर ना निकाल कर किसी और पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट पर एंगर निकालूं कि मैंने जोर से दरवाज़ा पटक दिया या मैंने टेबल फेंक दी उठाकर, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये मैंने एक सोशली अनएक्सेप्टेबल वे में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्रोजेक्शन, ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है कि अपने जो भी डिस्कम्फर्ट हैं
जितना भी जो मुझे थॉट्स आ रहे हैं, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स या थॉट्स, इसका ज़िम्मेदार मैं दूसरे पर्सन को ठहराऊँगी। सपोज़ इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने टेस्ट दिया और मैंने कुछ स्कोर किया टेस्ट में और मैं उस स्कोर से हैप्पी नहीं हूँ, और उसी क्लास में एक और बच्चा है जिसका सिमिलर स्कोर आया और वो सैटिस्फाइड है अपने मार्क्स से, जब वो अपने हैप्पीनेस मुझसे शेयर करना आएगा कि मेरे इतने मार्क्स हैं और मैं सैटिस्फाइड हूँ, तो क्योंकि मैं बैड फील कर रही हूँ अपने स्कोर को लेकर, मैं उसे भी बैड फील कराऊंगी कि ये अच्छा स्कोर नहीं है, बट वो तो सैटिस्फाइड है अपने स्कोर से। मैंने अपनी इनसिक्योरिटी उस पर प्रोजेक्ट कर दी। नेक्स्ट है रिग्रेशन। ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट स्टेजेस में पीछे चला जाता है। जैसे एक अडल्ट छोटा, जो पहले वो बचपन में जैसा बिहेव करता था ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग किसी पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है तो वो जैसे ज़मीन में बैठ के बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर दे। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, वो भी इस डिफेंस मैकेनिज्म में एंगेज कर सकता है। जैसे एक 5 साल का छोटा बच्चा है और अभी तक वो ओनली चाइल्ड था, अब उसका सिबलिंग आता है घर में, क्योंकि अटेंशन अब डिवाइडेड हो जाएगी तो उससे स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ से। अब वो अपने जो अर्लियर स्टेजेस थे डेवलपमेंट के, उनमें इंडल्ज करेगा। जैसे हो सकता है उसको बेड वेटिंग इंसिडेंट शुरू हो जाए, बिस्तर गीला करना शुरू कर दे वो दोबारा से, या वो थम सकिंग स्टार्ट कर दे, या वो बेबी टॉक करने लगे, या फिर वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करे कि आप मुझे हग्स एंड कडल्स दीजिए। अडल्ट्स भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं रिग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे बहुत ज़्यादा अगर किसी पर्सन को कोई एक्सीडेंट हो गया उसके साथ या कोई मिसहैप हो गया है, तो वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे एक चाइल्ड होता है ना केयर गिवर पर डिपेंडेंट, ऐसे ही एक अडल्ट किसी दूसरे पर्सन पे को डिपेंडेंट हो जाए कम्प्लीटली, कि मेरे डेली टास्क फुलफ़िल करने के लिए, कि मुझे फीडिंग का भी याद दिलाना पड़े, मुझे वॉश करना है ये भी याद दिलाना पड़े। ये नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन। इसमें जब भी कोई इंडिविजुअल अगर कोई फेलियर से मीट करता है, सपोज़ मैंने इंटरव्यू दिया और मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुई, तो मैं अपने फेलियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगी। मैं एक्सक्यूज़ दूँगी कि अच्छा हुआ मैं इस इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुई क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी भी नहीं थी, और अगर मैं सेलेक्ट होती क्या पता मैं ये जॉब फुलफ़िल भी नहीं कर पाती। कंपनसेशन, अगर मैं किसी फील्ड में लैकिंग हूँ तो मैं किसी और फील्ड में ओवर परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हूँ तो मैं एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। ये होता है कंपनसेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम जो दूसरा पर्सन होता है उसके कुछ ट्रेट्स, बिहेवियर को इंटरनलाइज करने लगते हैं, कॉपी करने लग जाते हैं सबकॉन्शियसली। जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चे कॉपी करने लगें, या फिर हम किसी जो हमारे आइडियल्स होते हैं या फिर कोई एक्टर या सेलिब्रिटी, तो मैं उसके बिहेवियर को इंटरनलाइज करना शुरू करूँ, कॉपी करना शुरू करूँ। हम ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं कि उनके लाइक्स डिसलाइक हम भी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। विड्रॉल होता है अगर कोई इंडिविजुअल किसी ऐसी सेटिंग में है, सपोज एक चाइल्ड है और वो अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठा हुआ है और फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बट ये उसके लिए स्ट्रेसफुल है या ह्यूमिलिएटिंग है, तो वो क्या करेगा, उस प्लेस से खुद को विड्रॉ कर देगा, वो कहीं और चला जाएगा बाहर। और ऐसे ही हो सकता है कि अगर घर में कोई रिलेटिव है, कोई बात बोल रहा है किसी बच्चे को, उसे अच्छी नहीं लगी तो वो विड्रॉ करता है वहाँ से, उस प्लेस से कहीं और चला जाएगा। ये होता है विड्रॉल। डे ड्रीमिंग होता है, इसे हिंदी में कहेंगे ख्याली पुलाव पकाना। डे ड्रीमिंग में चाइल्ड अपनी रियलिटी को या अडल्ट्स डिस्टॉर्ट करते हैं, वो फैंटेसाइज करते हैं वो लाइफ जो वो प्रिफर करते जीना, बजाय कि जो उनकी रियलिटी है, जो हो सकता है बोरिंग हो। सब्लिमेशन बिल्कुल सिमिलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, पर इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपना जो भी एनर्जी थी मेरी, फ्रस्ट्रेशन या जो भी है, एक पॉजिटिव वे में और एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में। मैंने अपनी एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा दिया, अपनी हॉबीज़ फुलफ़िल करने में, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख लिया मैंने, या अगर मैं एंग्री हूँ किसी पर्सन से तो लड़ाई करने की बजाय मैं वॉक पे चली गई। ओके, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है डिफेंस मैकेनिज्म का अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। और उनका ये मानना था कि इसमें हम अपने सेक्सुअल जो इम्पल्सेस उन्होंने कहा था लिबिडो को सोशली वैल्यूड एक्टिविटीज़ की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जो राइटर होता है वो ऐसे ही क्रिएट करता है न्यू आइडियाज़। उसने अपनी इम्पल्स को डाइवर्ट कर दिया कोई पोम क्रिएट करने में, नॉवल क्रिएट करने में, और जितना भी आर्ट एंड लिटरेचर होता है वो इसी तरह से बना है, सब्लिमेशन का यूज़ करते हुए।
नेक्स्ट जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो था साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू फ्राइड जो चाइल्ड होता है उसका डेवलपमेंट कुछ स्टेजेस में टेक प्लेस करता है और हर स्टेज एक डिफरेंट सोर्स ऑफ प्लेजर पर फोकस्ड होती है। उन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी और ये स्टेजेस कंप्लीट करना सक्सेसफुली एक चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उसे एक हेल्दी पर्सनालिटी में वो डेवलप नहीं होगा। और जैसे जैसे वो डेवलप करता है इन स्टेजेस के थ्रू उसका ईगो और जो सुपर ईगो है वो फुली फॉर्म्ड होता है। फर्स्ट स्टेज जो उन्होंने कही थी वो थी ओरल स्टेज। इसमें जो चाइल्ड होता है वो प्लेजर सीख करता है अपने माउथ से, जैसे कि सकिंग की एक्टिविटी से। सेकेंड होता है एनल स्टेज, इसमें वो एनस से अपना प्लेजर सीख करता है, जिसमें पासिंग एंड विद होल्डिंग ऑफ मोशंस। थर्ड स्टेज है फैलिक, जिसमें जो लिबिडो होता है वो जेनाइटल्स पे फोकस्ड होता है। फोर्थ स्टेज इज लेटेंट, जिसमें लिटिल या नो सेक्सुअल ड्राइव होती है बच्चे की। और जो फिफ्थ होती है वो जेनाइटल, इसमें वो प्लेजर सीख करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप से। सबसे पहली जो उन्होंने स्टेज बताई थी ओरल स्टेज, ये बर्थ से 18 मंथ तक लास्ट करती है और इसमें फिक्सेशन होता है वीनिंग। फिक्सेशन को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया था, अगर कोई स्टेज को कोई चाइल्ड अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाता है, ओवरकम नहीं कर पाता है, तो वो फिक्स्ड रहेगा और उसकी जो अडल्ट पर्सनालिटी है उसमें वो फिक्सेशन वापस दिखाई देगा। इस स्टेज में जो बच्चा होता है उसका जो सोर्स ऑफ प्लेजर है वो उसके माउथ के अराउंड फोकस्ड होता है, जैसे लिप्स, टंग और चीक। वो इन्जॉय करता है एक्शन जैसे कि सकिंग, बाइटिंग और स्वैलोइंग, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इस पॉइंट पर अपने केयर गिवर पर। तो उसकी जो भी लिबिडो होती है, सेक्सुअल एनर्जी, वो उसके मॉम पर या जो उसका केयर गिवर है उस पर फोकस्ड होती है, क्योंकि इस मोमेंट पे, इस स्टेज में सिर्फ जो केयर गिवर या मॉम है वो उसके लिए प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रही है। मॉम का रिस्पॉन्स बेबी के टुवर्ड्स डिटरमाइन करेगा कि वो वर्ल्ड को किस तरह से देखेगा। अगर मॉम का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है तो उसमें फीलिंग डेवलप होती है ट्रस्ट की, कंफर्ट की, सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन की। और अगर नेगेटिव उसका एक्सपीरियंस रहता है केयर गिवर के साथ तो उसमें फीलिंग डेवलप होती है डेंजर, फ्रस्ट्रेशन और अनसर्टेनिटी की। मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है इस स्टेज में वीनिंग। वीनिंग का मतलब होता है कि फूड मिल रहा है बच्चे को बट वो मिल्क से अदर कोई फूड, ये फूड स्टार्ट करना उसके लिए स्कैरी है, क्योंकि उसे अपने मॉम की प्रोटेक्शन छोड़ के जाना पड़ेगा किसी और फूड में। मॉम का उसका अटेंशन कम हो जाएगा, जो बच्चा है उसको लेस डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने केयर गिवर पर। अगर सक्सेसफुल रहती है उसकी ये जर्नी इस स्टेज में तो वो एक हेल्दी अडल्ट में डेवलप होगा। बट फ्रॉइड का ये मानना था कि इसमें फिक्सेशन अगर हो जाती है बच्चे को तो 2 केसेस आ सकते हैं, 2 टाइप की पर्सनालिटीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा ओरल पैसिव पर्सनालिटी। ये ऐसे अडल्ट होंगे जो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक और ओरल ग्रैटिफिकेशन पर फोकस्ड होंगे। इसे उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि फर्स्ट सेवरल मंथ्स जो होते हैं बच्चे के, अगर इसमें उसको डिफ़िकल्टी होती है सकलिंग में, यानी मिल्क सक करना, या उसकी जो मॉम है वो टेंस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं चाइल्ड की केयर करते करते, या फिर उसको बहुत जल्दी वीनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, मतलब मिल्क से अलावा कोई और फूड स्टार्ट कर दिया जाता है, तो वो एक ओरल पैसिव पर्सनालिटी वाले अडल्ट में डेवलप होगा। ये जो पर्सन होते हैं इनको एक्सेसिव ग्रैटिफिकेशन से भी रिजल्ट हो सकते हैं। एक्सेसिव ग्रैटिफिकेशन यानी बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, ओके। जो ओरल पैसिव अडल्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने वाले पीपल होंगे और ये ओवर इंडल्ज करेंगे किसी भी एक्टिविटी में। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए अदर पीपल में, जिससे कि उनकी नीड्स का ग्रैटिफिकेशन उन्हें मिले। गलीबल होंगे, बहुत इजीली बहक जाने वाले, बहुत ज़्यादा इजीली ट्रस्ट करेंगे ये दूसरे पीपल पे, और ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं ओरल एक्टिविटीज़ से, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग या किसिंग। दूसरी तरह की पर्सनालिटी डेवलप होती है जो होती है द ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी, जिससे कि अडल्ट पेसिमिस्टिक होगा, जिसको च्यूइंग का ऑब्सेशन होता है। ये ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी तब डेवलप होती है जब बच्चे का टीदिंग स्टेज होता है और अगर वो स्टेज में केयर गिवर को बाइट करता है और केयर गिवर उसे पनिश करेगा छोटे बच्चे को अगर कि आप बाइट कर रहे हो, तो ये जो उसका ऑब्सेशन है बाइटिंग के साथ वो अपने अडल्ट लाइफ में कैरी करेगा, ओके। ये जो अडल्ट होते हैं ये बहुत ही नेगेटिव सोचने वाले, पेसिमिस्टिक, हॉस्टाइल, अग्रेसिव होंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे।
ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा करते होंगे, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करते होंगे, और उनका च्यूइंग से कुछ ऑब्सेशन वो कैरी करेंगे अपने अडल्ट लाइफ में, जैसे कि कई लोग पेंसिल के एंड चबा देते हैं, पेन की कैप चबाते हैं, या आप कंटिन्यूसली अपने फिंगर नेल्स बाइट करते रहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एनल स्टेज, जो कि 18 मंथ से 3 to 4 ईयर्स तक लास्ट करती है, और इसमें जो फिक्सेशन होता है ये होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने बॉडीली फंक्शंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसका जो लिबिडो है वो उसके एनस पर फोकस्ड है, जहाँ पर वो ब्लैडर और बॉवल मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल या एक्सपेल करने पर फोकस्ड होता है। इस स्टेज में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो बच्चे के लिए होता है टॉयलेट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है उसकी। फ्रॉइड का मानना था कि ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चे को ओवरकम करना। इस पॉइंट तक जो बच्चा था, जब भी उसका मन आता था, वो जहाँ भी उसका मन करता था किसी भी प्लेस पर जिस भी टाइम, वो अपने बॉल्स और ब्लैडर एम्प्टी कर देता था, और ये उसके लिए ग्रेट सेंस ऑफ प्लेजर था ये जो वो एक्टिविटी करता था। पर सडनली उसे पेरेंट्स बताते कि अब आप बड़े हो गए हो और आपको सर्टेन प्लेसेस पे वेट करना होगा, या आप कहीं भी नहीं कर सकते हो, या सर्टेन टाइम पर आपको वेट करना होगा। तो वो अवेयर हो जाता है कि ये मेरा अब एक कॉन्शियस एक्शन होगा। ओके, सबसे पहली बार जब उसे फूड दिया गया था तो उसके ऊपर कोई भी चॉइस नहीं था, फीडिंग उसे कराई जा रही थी, वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, बट पहली बार उसको अपने आउटकम्स पर कंट्रोल गेन करने का मौका मिलता है। इसे वो एक कभी कभी हथियार की तरह भी यूज़ करता है पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं ऐसा करूँगा, आपकी बात नहीं मानूंगा और कहीं पर भी मोशंस पास कर दूँगा। अगर ये स्टेज जो है, ये ट्रेनिंग अगर सही नहीं जाती है बच्चे की, तो भी वो 2 तरह की पर्सनालिटीज़ में डेवलप हो सकता है। सबसे पहला है एनल अग्रेसिव पर्सनालिटी। इससे जो रिजल्ट करेगा वो पजेसिव अडल्ट विथ बहुत ही एक्सप्लोजिव टेम्पर, भड़क जाने वाला बहुत इजीली, ऐसा अडल्ट में डेवलप होगा। चाइल्ड होगा जो वो डिसाइड कर सकता है कि मैं कभी भी पेरेंट्स की बात नहीं मानूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं अपने बॉल्स और ब्लैडर को एम्प्टी कर दूंगा कहीं पर भी। जो चाइल्ड है वो देखता है कि पेरेंट्स, जब मैं उनकी बात मानता हूँ तो वो खुश होते हैं, और जब मैं नहीं मानता हूँ वो सैड होते हैं। इसका मतलब मेरी एक्टिविटीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है पेरेंट पर, तो वो उनको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर उसका ये बिहेवियर कंट्रोल नहीं किया जाता है या रोका नहीं जाता है, पेरेंट्स लीनियंट होते हैं, नहीं करते हैं कंट्रोल, तो वो एक एनल अग्रेसिव और एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी में डेवलप होगा। एनल अग्रेसिव अडल्ट बहुत ज़्यादा स्लॉपी और डिसऑर्गेनाइज, मतलब बिखरा हुआ रखेंगे सामान अपना, क्रूअल होंगे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, और प्रोन टू टेम्पर टैंट्रम, मतलब इजीली भड़क जाने वाले, और दूसरे लोगों को ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तरह देखेंगे कि जिन्हें हासिल किया जाता है, पजेस किया जाता है। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी इस केस में डेवलप हो सकती है वो है एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी, और इसमें जो इंडिविजुअल डेवलप होगा वो बहुत ही स्टबर्न परफेक्शनिस्ट अडल्ट, यानी ज़िद्दी और जिसे परफेक्शन चाहिए होगा ऐसा अडल्ट में डेवलप होगा। फ्रॉइड ने कहा कि कुछ पेरेंट तो लीनियंट होते हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ के जो फ्रेंड्स पेरेंट हैं उनके बच्चे के साथ अपने बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसे कंपेयर करते हैं, और उन्हें लगता है कि दूसरे जो पेरेंट हैं उनके बच्चे ने तो ये सब अचीव कर लिया और हमारा बच्चा तो ये सीख ही नहीं पाया टॉयलेट ट्रेनिंग। तो उन्हें, और वो ये भी मानते हैं कि इसका मतलब इसमें हमारी पेरेंटल जो टेक्निक्स है उसमें कहीं कमी है, या ये बच्चा आगे जाके भी क्या ऐसा ही फेलियर होगा। तो वो उसके साथ स्ट्रिक्टनेस अपनाते हैं, वो उसे पनिश करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, और कई बार मैनिपुलेट करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। ऐसा जो बच्चा होता है वो क्या करेगा, वो रिटेन करेगा अपने फीसेस को, और वो एक एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी में डेवलप होगा। बड़े होकर वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट अडल्ट्स में डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिंजी यानी कंजूस होंगे, डिक्टेटोरियल, ऑब्सेसिवली क्लीन, और अपनी जो सिक्योरिटी होती है वो पोजेशन में ढूंढेंगे, मतलब अपनी सेफ्टी संपत्ति में ढूंढेंगे। नेक्स्ट जो उन्होंने स्टेट बताई वो थी फैलिक स्टेट, जो 3rd to 4th ईयर में स्टार्ट होती है चाइल्ड के और लास्ट करती है 5th to 7th ईयर तक। इसमें जो फिक्सेशन चाइल्ड फेस करता है वो होता है इडिपल कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इस स्टेज में जो लिबिडो है चाइल्ड का वो जेनाइटल्स पर फोकस्ड है। चाइल्ड क्यूरियस होता है डिफरेंसेस जानने के लिए कि एक गर्ल और बॉय में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, या हो सकता है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसे सवाल करे कि बेबीज़ कहाँ से आते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि इस फेज में जो ये इस स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स जो आता है, ये इडिपल कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर इडिपल कॉम्प्लेक्स बॉयज़ के केस में है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स के केस में, ओके। अगर एक चाइल्ड
सेम सेक्स के पेरेंट्स के लिए डिज़ायर फील करता है, सेम सेक्स के पेरेंट के लिए डिसलाइक फील करता है और ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट के लिए डिज़ायर फील करता है। तो ये होता है इडिपल कॉम्प्लेक्स इन द केस ऑफ मेल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन द केस ऑफ फीमेल। अगर जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके रिजॉल्व नहीं होते, फिक्सेशन उसका ये रिजॉल्व नहीं होता, तो वो दो तरह की पर्सनालिटीज़ में डेवलप होगा। सबसे पहला है कि अगर वो पेरेंट्स से रिजेक्टेड फील करता है तो वो रिलेशनशिप से विड्रॉ करेगा और या फिर ओवर इंडल्ज करेगा किसी भी रिलेशनशिप में। सबसे पहले अगर जो बॉय है वो मदर से रिजेक्टेड फील करता है वाइल ग्रोइंग अप, तो क्या हो सकता है कि उसका बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है और वो जब बड़ा होगा तो वो जो अपोजिट सेक्स है उसके साथ हर तरह की या तो रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं बनाएगा या वो बहुत सारे रिलेशनशिप बनाएगा बट विदाउट कमिटमेंट। और सिमिलरली जो गर्ल्स हैं वो भी क्या हो सकता है कि बड़े होकर अगर वो अपने जो अपोजिट सेक्स के पेरेंट यानी फादर उनसे रिजेक्टेड फील करती है तो बड़े होकर हो सकता है विड्रॉ करे किसी भी अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप में, या फिर वो इंडल्ज करेगी बट विदाउट एनी इमोशनल कमिटमेंट। और जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी क्योंकि सेल्फ वर्थ बहुत लो है तो उन्हें कांस्टेंट अफर्मेशन चाहिए होता है ऑपोजिट सेक्स के पर्सन से, कि अफर्मेशन चाहिए होता है और ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है अपनी नीड्स का। एक और केस है अगर पेरेंट्स से वो रिजेक्टेड नहीं बट प्रेफर्ड फील करते हैं ऑपोजिट सेक्स के, तो वो एक ऐसे इंडिविजुअल में डेवलप हो सकता है जिनकी बहुत इन्फ्लेटेड ईगो, घमंडी और बहुत सेल्फ सेंटर्ड मतलबी पर्सन में वो डेवलप हो सकता है। कुछ केसेस में जो बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगी वो रिजेक्टेड फील नहीं करेंगे अपने ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स से, तो वो जो उनका सेम सेक्स का पेरेंट है उसे लुक डाउन करेंगे, ठीक है, कि ये वीकलिंग है हमारे फैमिली में, इसकी हायरार्की में लोअर पोजीशन है, और वो मॉमाज बॉय इन केस ऑफ मेल्स और डैडीज गर्ल इन केस ऑफ फीमेल ऐसे डेवलप होंगे। ये हार्म करता है उसे उसके अडल्ट लाइफ में, क्योंकि जब वो बाहर जाएगा रियल सोसाइटी में एंटर करेगा तो वहाँ पर उसको ऐसे पैम्पर नहीं किया जाएगा, तो ये उसके लिए वहाँ पर डिफ़िकल्टी पैदा करेगा। नेक्स्ट स्टेज जो उन्होंने बताई थी लेटेंसी स्टेज, जो कि 7 ईयर्स से स्टार्ट होती है और प्यूबर्टी तक लास्ट करती है। इसमें जो फिक्सेशन होता है वो होता है कि चाइल्ड सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं करे। इस स्टेज में फ्रॉइड ने कहा कि जो सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं या लिबिडो हैं वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि जो और एक्टिविटीज़ है उसकी लाइफ में वो प्रायोरिटी ले लेगी, जैसे कि अचीवमेंट स्कूल की या उसकी हॉबीज़ को परस्यू करना, पीयर रिलेशनशिप बनाना, ये सब उसके लिए फ्रंट सीट ले लेगी। सेक्सुअल एनर्जी प्रेजेंट है बट वो रीडायरेक्ट हो गई है। नेक्स्ट, अगर फिक्सेशन होती है इस स्टेज में तो वो इसीलिए होती है कि जो इंडिविजुअल है वो रिडायरेक्ट नहीं कर पाया अपने लिबिडो को सोशल रिलेशनशिप फॉर्म करने में। नेक्स्ट, लास्ट स्टेज जो है वो होती है जेनाइटल स्टेज। इसमें जो फिक्सेशन होता है ये इम्पोर्टेंस या फ्रिजिडिटी फेस करता है इंडिविजुअल। इसमें रिसर्च करती हैं सेक्स ड्राइव, और जो लिबिडो होता है वो प्लेजर डिराइव फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशनशिप या एक्सपीरियंसेस उस पर फोकस होता है। इस स्टेज में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है फ्रॉइड ने कहा कि ये इतना ज़्यादा सिवियर नहीं होता जितना कि अर्लियर स्टेजेस में जो उसने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया। अगर कोई पर्सन सारी स्टेजेस को पास करता हुआ आ गया है तो वो एक हेल्दी अडल्ट में डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। फ्रॉइड ने ये भी कहा कि अगर कोई पर्सन हेट्रोसेक्सुअल हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाता है अडल्टहुड में, इसका मतलब किसी ना किसी स्टेज में उसका डेवलपमेंट रुक गया था छोटे में ही। और उन्होंने ये भी कहा कि जो विमेन होती हैं वो पेनिस एनवी से सफ़र करती है। जो उनका ये मानना था कि ट्रूली डेवलप जो ह्यूमन बीइंग होगा, जो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के केपेबल है, वो सिर्फ एक मैन हो सकता है। इट कैन नेवर बी अ वुमेन। होमोसेक्सुअल्स नहीं हो सकते हैं, या जो पर्सन जो पीपल एब्सटिनेंस की प्रैक्टिस करते हैं यानी ब्रह्मचार्य, जैसे मंक्स होते हैं, प्रीस्ट, ये कभी भी फुली डेवलप इंडिविजुअल नहीं हो सकते। उनके कुछ ऐसे ही जो कमेंट्स थे, ऐसे ही स्टेटमेंट थे, इन्हीं की रीजंस, इन्हीं की वजह से आगे जाके उनकी थ्योरीज को डिस्क्रेडिट भी किया गया था या क्रिटिसाइज भी किया गया था। नाउ जो साइको एनालिसिस है उसे थेरेप्यूटिक टेक्निक्स में कैसे यूज़ किया जाता है। थेरेपीज़ लेंदी होती हैं। काउच पर लेटकर जो पर्सन होता है वो थेरेपिस्ट से बात करता है। एम होता है कि हम ढूंढेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास को और कॉन्फ्लिक्ट्स को। गोल होता है कि जो हमारा अनकॉन्शियस जो मोटिव्स हैं
और हमारा बिहेवियर, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे ढूंढना। थेरेपी स्टार्ट होती है और क्लाइंट बात करना स्टार्ट करता है। क्लाइंट जब बात करता है थेरेपिस्ट के साथ, उसकी हेल्प से वो इंसाइट गेन करता है अपनी प्रॉब्लम्स पे और फिर वो उन प्रॉब्लम्स पर काम करना स्टार्ट कर सकता है। कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो साइकोएनालिसिस में यूज़ की जाती हैं वो होती हैं फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसफरेंस। सबसे पहला जो होता है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में जो पेशेंट होता है या क्लाइंट होता है उसको बिना किसी फ़िल्टर के बात करने के लिए अलाउ किया जाता है। वो अपने जितने भी थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, डेली रूटीन्स हैं, थेरेपिस्ट को बताएगा। थेरेपिस्ट क्योंकि एक एक्सपर्ट है। साइकोएनालिसिस में जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज़ की जाती है वो है फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसफरेंस। सबसे पहले फ्री एसोसिएशन में जो क्लाइंट होता है उसको अनफिल्टर्ड बात करने को अलाउ किया जाता है। उसके जितने भी विशेज़ हैं, थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकता है वो अपने रूटीन्स के बारे में भी क्लाइंट जो थेरेपिस्ट है उसको बताएगा। क्योंकि थेरेपिस्ट एक एक्सपर्ट है तो वो पॉइंट आउट और नोट डाउन करेगा वो थिंग्स जो कि हो सकता है क्लाइंट के लिए ट्रॉमा या उसके लिए एंजाइटी का कारण बन रहे हो। नेक्स्ट है ड्रीम एनालिसिस। फ्रॉइड का मानना था कि ड्रीम जब हम स्टेट में होते हैं, जिसे उन्होंने कहा रॉयल रोड टू अनकॉन्शियसनेस, और अपनी बुक में पब्लिश किया था, मोस्ट फेमस जो उनकी बुक थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में। उन्होंने कहा कि जब हम एक ड्रीम स्टेट में होते हैं तो हमारे सारे बैरियर्स डाउन होते हैं, तो जितना भी हमारा अनकॉन्शियस में जितने भी थॉट्स, डिज़ायर्स, विशेज़ हैं वो रिसर्च करने की कोशिश करते हैं ड्रीम की फॉर्म में। इससे पहले ये माना जाता था कि ड्रीम बेमतलब के होते हैं, मगर फ्रॉइड ने कहा कि नहीं, उनका मीनिंग होता है। ड्रीम एनालिसिस इस तरह से किया जाता है, सपोज़ मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मैं काइट उड़ा रही थी और नीचे बिल्कुल हरी भरी घास थी, रिवर फ्लो कर रही थी। अब इस ड्रीम के दो कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं थेरेपिस्ट को बताऊंगी। पहला है मैनिफेस्ट कंपोनेंट, जिसमें मैनिफेस्ट ड्रीम में क्या है, जो जैसा मैंने ड्रीम देखा है एज इट इज़ मैंने बता दिया। तो मैंने काइट देखी या मैं ग्रास के ऊपर खड़ी थी, ये मेरा मैनिफेस्ट ड्रीम है। और एक है लेटेंट ड्रीम। लेटेंट ड्रीम में एक्चुअल मीनिंग क्या है उस ड्रीम का। उस ड्रीम में मैंने जो ऑब्जेक्ट्स देखे, चाहे काइट देखी, चाहे रिवर देखी, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जो मेरे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स से आया है, ये थेरेपिस्ट मुझे समझने में हेल्प करेगा। ये हुआ इंटरप्रिटेशन। जो थर्ड पॉइंट है यही है कि जो थेरेपिस्ट है वो इंटरप्रेट करेगा, थेरेपिस्ट कॉन्फ्रंट करेगा और मुझे हेल्प करेगा समझने में, क्योंकि मैं तो टेक्निकल इतना नहीं जानती हूँ एज ए क्लाइंट। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कई बार जब फ्री एसोसिएशन के दौरान या अगर कोई ड्रीम भी बता रहा है कोई पेशेंट या क्लाइंट थेरेपिस्ट को, तो बताते बताते, बात करते करते कई बार वो सडनली कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी याद करते हुए रुक जाएगा। ये है रेजिस्टेंस, जो अनकॉन्शियस में इसीलिए गई हैं वो मेमोरीज बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी कॉज करती है, मैं बहुत ज़्यादा पेन, और हम नहीं उसे बता पा रहे हैं। तो जो थेरेपिस्ट है वो इस चीज़ को नोट डाउन करेगा और मुझे अवेयर कराएगा इस चीज़ से कि ये चीज़ आपके लिए हो सकता है ट्रॉमा कॉज कर रही हो। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसफरेंस में क्या होता है, अगर मैं कोई एक्सपीरियंस बार बार बता रही हूँ थेरेपिस्ट को, तो वो भी नोट डाउन करेगा कि ये आपकी साइकी को डीपली इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए आप बार बार बता रहे हो इसको, और इसके पीछे की क्या स्टोरी है। कई बार जैसे बुलिंग होती है, बच्चे चाइल्ड बुलिंग फेस करते हैं, तो वो बुलिंग की स्टोरी नहीं बता के उसके आसपास की स्टोरी बताते हैं बार बार, क्योंकि वो उसको बार बार क्या है, परेशान कर रही है वो जो मेमोरी है। ओके, इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी फेस किया था इस थ्योरी ने। इस थ्योरी की कोई भी साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, और इसको हम कैसे मेजर करेंगे लिबिडो, ये भी उन्होंने नहीं बताया। कोई एम्पिरिकल तरीका नहीं है इसको मेजर करने का, इसीलिए इस थ्योरी को फॉल्सिफाई करना और इसको कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो थ्योरीज़ हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर एम्फेसिस दिया, लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, रियलिटी के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं की। फिर ये जो थ्योरीज़ है ये बहुत सारे क्रॉस कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं होती है। कई लोगों का मानना है सिर्फ वेस्टर्न कल्चर्स में ही अपना यूज़ कर सकते हैं इस थ्योरी को। अब फ्राइड का ये कहना कि पर्सनालिटी एज 5 तक फिक्स्ड हो जाती है, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि
5 ईयर की एज तक, तो हमारा दिमाग भी फुली डेवलप नहीं होता है। हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के नहीं गेन किए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पर्सनालिटी फिक्स्ड है और अब बदली नहीं जा सकती। फिर उनका ये कहना कि जो विमेन है वो कभी भी एक फुली डेवलप अडल्ट में नहीं ग्रो कर सकती, ये भी बहुत सेक्सिस्ट उनके आइडियाज़ थे, इसीलिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया इस थ्योरी को। और उनका ये मानना है कि हम हमेशा अपने फिक्सेशन से ट्रैप्ड रह जाते हैं। इसको भी बहुत सारे थ्योरिस्ट ने चैलेंज किया था। फ्रॉइड की थ्योरी को उनके ही कुछ जो डिसाइपल्स थे यानी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनके कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया था और कुछ पॉइंट को रिवाइज किया था और अपनी थ्योरी बनाई थी। इनको कहते हैं फ्रॉइडियंस, जो कि 2 मेजर फ्रॉइडियंस जानेंगे हम जिनके बारे में, वो हैं कार्ल यूंग, इन्होंने दी थी एनालिटिकल साइकोलॉजी की थ्योरी, और एल्फ्रेड एडलर जिन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी की थ्योरी दी थी। कार्ल यूंग स्टूडेंट थे फ्रॉइड के, बट स्टूडेंट पहले अर्लियर स्टेजेस में थे वो उनके स्टूडेंट, बट बाद में जाके कुछ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था फ्रॉइड की थ्योरीज के साथ, तो उन्होंने उनके ऑपोजिशन में अपनी अलग सेपरेट ब्रांच थ्योरी की डेवलप की थी। उन्होंने डिसेक्सुअलाइज किया था लिबिडो को, क्योंकि फ्रॉइड का कहना था कि लिबिडो ओनली सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल ड्राइव से मोटिवेटेड है, बट उनका कहना था कि कभी कभी लिबिडो वो एनर्जी है जो कभी कभी सेंशुअल प्लेजर के पीछे भागती है, और कभी कभी वो होता है सुपीरियॉरिटी के पीछे, कभी कभी आर्ट क्रिएट करने के पीछे, कभी कभी वो प्ले और अदर एक्टिविटीज़ के पीछे परसू करती है। उन्होंने सोशल इन्फ्लुएंसेस जो हैं उन पे बहुत लेस इन्फ्लुएंस दिया था। अनकॉन्शियस एक पावरफुल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया था फ्रॉइड की थ्योरी का। उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था अपना कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। फ्रॉइड ने कहा था कि अनकॉन्शियस जो हमारा होता है वो हमारे बिहेवियर को मेजरली डायरेक्ट करता है। तो कार्ल यूंग ने ये कहा था कि सिर्फ हमारा अनकॉन्शियस नहीं, बट जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जिनका जो अनकॉन्शियस है वो हमें क्या है, हायरार्की से मिला है, जनरेशन टू जनरेशन हिस्ट्री से, वो भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी जो फीलिंग होती है मदर अर्थ के लिए, मातृभूमि के लिए, वो क्रॉस कल्चरली, क्रॉस कंट्रीज़ या नेशन बाउंड्रीज़ में सबकी एक जैसी होगी, या अपने मदर के लिए या अपने फादर के लिए जो फीलिंग ऑफ वार्मथ होती है हमारी, वो एक जैसी होगी। तो उन्होंने इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के हेल्प से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट जो फ्राइडन थे वो थे एल्फ्रेड एडलर। उन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल मोटिव होता है हमारा, वो लिबिडो नहीं बल्कि सुपीरियॉरिटी और पावर गेन करने की जो स्ट्रगल होती है वो होता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था सोशल टेंशन्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एक चाइल्ड की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। ओके, अगर कोई चाइल्ड छोटे में किसी स्टेज में डेवलप नहीं कर पाया, सपोज़ कोई फिक्सेशन वो ओवरकम नहीं कर पाया, तो उसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करने के लिए वो जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो करता है। उनका ये मानना था, जैसे फ्रॉइड ने कहा था कि वो फिक्सेशन रहता है उसके अडल्टहुड तक, बट क्योंकि जो एल्फ्रेड एडलर थे वो इसमें डिफ़र करते थे। उनका ये मानना था हमें अनकॉन्शियस में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बच्चा है उसको क्या है, री एजुकेट करने की ज़रूरत है और उसको रीसोशलाइज किया जाए, जिससे कि हम उसे और ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं कि वो अपना इन्फीरियॉरिटी जो कॉम्प्लेक्स है उसे ओवरकम कर पाए, तो वो एक हेल्दी अडल्ट में डेवलप होगा। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका ये मानना था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी लाइफ को तब तक ही वर्थ वाइल मानते हैं जब तक वो किसी के काम आ सकते हैं, और वो अपने इन्फीरियॉरिटी जो कॉम्प्लेक्स है उससे ओवरकम कर पाते हैं, तभी वो अपनी लाइफ को सफल मानते हैं। कुछ न्यू फ्राइडेंस थे जिन्होंने उनकी थ्योरीज़ को रिवाइज किया था और थ्योरीज दी थी साइकोडायनामिक थ्योरीज, जैसे कि सलीवन, कैरन हॉर्नाई, एरिक फ्रॉम एंड एरिक एरिक्सन। उन्होंने इनके कुछ बेसिक आइडियाज़ को तो एक्सेप्ट किया, बट 2 अकाउंट में डिफ़र कर गए। उन्होंने एड ईगो, सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, अनकॉन्शियस के कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट किया, पर्सनालिटी शेप्ड हो जाती है चाइल्डहुड में, ये भी एक्सेप्ट किया, और एंजाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट किया। मगर उन्होंने ये माना कि जो हमारा कॉन्शियस है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है और वो इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए कुछ कोपिंग मैकेनिज्म करेगा,
इसमें वो डिफ़र कर गए उनके साथ। और ये भी उन्होंने डाउट किया फ्राइड की थ्योरी में कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ सेक्स और जो अग्रेशन है वो सारे की सारी हमारी मोटिवेशन को कंज्यूम करता है। इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ये थ्योरी लार्जली यूज़ की जाती है काउंसलिंग में, पेरेंट और चाइल्ड की काउंसलिंग में, या फिर जो टीचर है उसकी काउंसलिंग में, टीचर और चाइल्ड की काउंसलिंग में। जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं उनमें सबसे पहले इस चीज़ की अवेयरनेस लेके आना कि जो चाइल्ड है उसके अर्ली जो स्टेजेस है लाइफ के, उनका एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और वो उसे आगे तक क्योंकि अफेक्ट करता है तो उसको कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए हमें। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार फ्रॉइड की थ्योरी की वजह से ही आया। अब कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में इंडल्ज करेंगे ताकि वो एंजाइटी और अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सके। तो जो टीचर होता है अगर वो अवेयर है इस कॉन्सेप्ट से, इस थ्योरी से, तो उस चाइल्ड की क्या डीप सीटेड फीलिंग्स हैं और क्या उसके ड्राइव्स हैं, क्या उसके मोटिव्स हैं, इनको यूज़ करते हुए जो चाइल्ड है उसको लर्निंग में हेल्प कर सकता है। अब जो चिल्ड्रन है उनकी प्ले एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करते हुए स्कूल में ही कई बार अगर कोई बच्चा कोई अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है तो वो कैसे खेल रहा है, उसने खेल खेल में कैसी ड्राइंग बनाई, जब वो अपने रूटीन बताता है, अपने आइडियाज़ बताता है, क्या वो आइडियाज़ के बारे में फ्रीक्वेंटली बात करता है, या फिर वो डे ड्रीमिंग के क्या देखता है वो डे ड्रीम करते हुए, तो इससे भी हम चाइल्ड की साइकी के बारे में जान सकते हैं और कहीं पर क्या उसका कुछ कमी रह गई है डेवलपमेंट में वो देख सकते हैं। माल अडेप्टिव जो बिहेवियर्स होते हैं चिल्ड्रन में, इनको समझने में हेल्प करती है ये थ्योरी। चाइल्ड की लर्निंग स्पेस अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स थ्योरी हमेशा लर्निंग के लिए कंड्यूसिव होनी चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे वो स्कूल में हो, ताकि वो हमेशा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी डायरेक्ट कर सके। चाइल्ड का जो रेजिस्टेंस होता है लर्निंग के लिए वो हमेशा टीचर की अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेल करना नहीं होता। हो सकता है उसके घर में कुछ अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो सकता है कि स्कूल में ही किसी टीचर से उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस हो। इन सब चीज़ों के बारे में भी अवेयर इसी थ्योरी की हेल्प से टीचर हो सकता है। साइको एनालिसिस ने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया था कि पढ़ाते हुए हम हमेशा बच्चे के लिए ब्रॉडर व्यू लेकर चलें। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक सीखेंगे, बच्चे को सिखाएंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे, क्लास डिस्कशन में इन्वॉल्व करेंगे बच्चे को, ताकि जो उसकी सोशल साइड है लर्निंग की वो डेवलप हो सके। फ्रॉइड की थ्योरी ने ये भी इम्फेसिस किया था कि जो प्ले है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे वो ग्रो करता है, क्योंकि लेटेंट स्टेज में जो उसकी जितना भी लिबिडो है वो अदर एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ पर फोकस होता है, इसीलिए प्ले करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और जो बच्चों में जितने भी फोबियाज़ होते हैं, अगर वो स्टेज में नहीं बोल पा रहा है या उसको इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ की, इनको ट्रीट करने में भी इस थ्योरी की हेल्प ली जा सकती है। साइको एनालिसिस एट प्रेजेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है थेरेपी और ट्रीटमेंट में जितना कि वो 1900 में था, बट इन थ्योरीज़ को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है और समझना, क्योंकि ये कीन साइड देता है हम अनकॉन्शियस में। और आज साइको एनालिसिस को एज अ डिसिप्लिन थेरेपी और ट्रीटमेंट्स के एरिना से बाहर भी यूज़ किया जाता है, जैसे साइकियाट्री में और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, मूवी क्रिटिसिज्म में यूज़ किया जाता है, रिलीजन को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कुछ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव और फ्रीडो मार्क्सिज्म में भी यूज़ किया जाता है, कुछ कल्चरल फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने में भी यूज़ किया जाता है। थैंक यू।